एक ब्यूरोक्रेट एक मिनट में नहीं बनता है। एक एग्जाम बस उस मिनट में शायद क्लियर हो जाता है। हम जिस एग्जाम में घुस रहे हैं उस एग्जाम में लाखों बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं और हर कोई वही पढ़ रहा है। कोई कुछ अलग नहीं कर पा रहा है इस एग्जाम में। तो कौन लोग हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं? उन 500-600 लोगों में ऐसा क्या है जो 10-12 लाख लोगों में नहीं है? मैंने सबसे पहला डिसीजन ये लिया है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। उस मिनिमम रिसोर्स जो हर इंसान के पास अवेलेबल है उससे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। और मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैंने उन मिनिमम रिसोर्सेज से ही एग्जाम क्लियर किया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आप ले रहे हैं, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा डोमेन है जहां पे आप एक्सेल कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। लोग मुझे एक तरीके से देखना चाहते हैं। लोगों का जो देखने का चश्मा है मुझे वो एक तरीके का हो गया जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे 3 लेटर्स लग गए हैं IAS। आप मेरे अंदर एक IAS ऑफिसर ढूंढ रहे हैं और वो ज्ञान ढूंढ रहे हैं शायद जिससे मैं एग्जाम क्लियर करने का कोई रामबाण तरीका बता दूं जो मेरे पास है नहीं। सभी भाइयों बहनों और जो भी मुझसे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये नमस्कार। सब आप लोग को एक आदत होती है जब भी हम किसी IAS ऑफिसर की वीडियो को स्टार्ट कर रहे होते हैं कि सामने हमें एक IAS ऑफिसर मिलेगा जो हमें ये ज्ञान दे देगा कि हमें एग्जाम क्लियर कैसे करना है। आपको पता है कि मैं भी जब ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे ये लगेगा कि यार ये एग्जाम कैसे क्लियर करना है, इसी मोमेंट में सीख जाऊंगा। तो क्या होता है कि हमें ये जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना हर IAS ऑफिसर से कि उसके पास कुछ तो ऐसा ज्ञान है जो शायद चेंज कर देगा हमारी लाइफ। मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी आज इस जगह पे खड़ा हूं। लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछ दे कि ये एग्जाम किस तरह से क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं मैं आपको 100% चीजें नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है मैं ये बता दूं कि मैंने क्या किया है। जब मैं अपने कॉलेज गया अभी कुछ समय पहले ये एग्जाम क्लियर करने के बाद, क्योंकि मैं IIT रुड़की से हूं और अभी वो 175वीं अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है IIT रुड़की। तो वहां पे मेरे प्रोफेसर ने जब मुझसे मुलाकात की तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि मैं तुम में वो ऑफिसर तो देख ही नहीं पा रहा हूं जो ऑफिसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑफिसर ट्रेट्स उस 1 मिनट के अंदर नहीं आ जाने हैं। जब वो PDF आई थी, जब वो रिजल्ट की PDF आई थी 30 मई को दोपहर में 1 बजे, उससे पहले तक मैं भी एक एस्पिरेंट था। मेरे अंदर भी वही सारी वल्नरेबिलिटीज थी, वही सारी फ्रस्ट्रेशन थी जो आपके अंदर अभी है। लेकिन वो 1 मिनट और उसके अगले मिनट से लोग मुझे ऑफिसर की तरह ट्रीट करने लगे और एक्सपेक्टेशन लोगों की ऐसी हो गई कि मैं अब ऑफिसर की तरह बात करूंगा, ऑफिसर की तरह हर एक चीज करूंगा। अब देखिए 1 मिनट के अंदर इंसान की वैल्यूज तो चेंज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले था कहीं ना कहीं वैसा ही रहूंगा और सालों लग जाएंगे एक ब्यूरोक्रेट बनने में। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट 1 मिनट में नहीं बनता है। एक एग्जाम बस उस मिनट में शायद क्लियर हो जाता है, या फिर मेरा नाम एज एन ऑफिसर या मेरे नाम के आगे IAS उस 1 मिनट में लग जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 54 सिक्योर करी है UPSC CSE 2021 में। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गोरखपुर के एक छोटे से कस्बे सहजनवा से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक जो है पूर्वांचल इस देश का एक अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो कहीं ना कहीं उस जगह से आकर के और उस जगह पे बैठ करके ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है सहजनवा में ही। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं रेलवेज़ में, और मेरी मम्मी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से करी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने एज अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट 2.5 महीने जॉब भी करी हुई है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ करके UPSC CSE की पूरी तरह से तैयारी शुरू करी। अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 2019 में कॉलेज से निकलने के बाद UPSC कहाँ से दिमाग में आया। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से चल रही होती हैं लेकिन इमीडिएट बेसिस पे हम वो चीज़ करना नहीं चाहते हैं। मैं सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था। मतलब इनफैक्ट जब मैं अपने 9वीं कक्षा में था तब से मैं ये सोच रहा था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी शुरू कब करनी है। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मैंने 4 साल जो है अच्छे से वहाँ पे भी बिताए। उसके बाद मैंने एक जॉब भी ले ली एज अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट, और मैं जॉब में चला भी गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज शुरू करना है। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन जो मुझे सिविल सर्विसेज करने के लिए आता था वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ।
जब मैं अपने घर पे एक छोटे से कस्बे में पढ़ रहा था, तो मेरे घर के सामने एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल में मेरी भी उम्र के बच्चे पढ़ रहे होते थे, और हर बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं उससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, क्योंकि हम साथ में खेला करते थे। जब हमारी लाइफ, हम दोनों की लाइफ आगे बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, एक टाइम के बाद मैंने देखा कि वो लड़का कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं अपने कॉलेज पहुंच गया, जब मैं आईआईटी रुड़की के थर्ड ईयर में था, तो मैं वापस अपने घर आया हुआ था, और मैं देख रहा हूं कि वो लड़का जो बचपन में मेरे ही साथ खेल रहा था, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था और मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था। और हम दोनों आगे बढ़ते गए, और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे मुझे सब कुछ सबसे अच्छा मिला जो इस देश में मिल सकता है। और वो लड़का आज भी उसी शहर में है, आज भी उसी जगह पे एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिली हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज का गैप है मेरे और उसके बीच में, वो कहां से आ रहा है, और ये गैप कौन खत्म कर सकता है, इसके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो फिर से हम यही पहुंचते हैं कि हमारा सिविल सर्विसेज क्यों शुरू हो रहा है, क्यों करना चाहते हैं हम ये। मैं एक अच्छी खासी वेल सेटल जॉब में घुस चुका था, जहां पे मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इस देश की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में था। इस देश में जो भी आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो सब मुझे मिल रही थी। पर 2.5 महीने में मेरा जो जॉब से मोह भंग हुआ है, या कह सकते हैं आपकी जॉब से निकल करके मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी तरह से करनी है। उसमें एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था जो मैंने आपको बताया। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि कहीं ना कहीं उन 2.5 महीनों में मुझे ये समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे लिए एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वहां की है वो अपने आप में अच्छी होगी, पर कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है। तो कई बार हमें अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो डिसीजंस हो सकता है कि सबके लिए सही ना हो, पर आपके लिए वो बहुत ज्यादा सही होंगे। उन 2.5 महीनों में मुझे यह पता चल गया कि मैं इस नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, जो कि मेरा प्राइमरी मोटिव है, जो कि मुझे करनी है, क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। दूसरी चीज, इस नौकरी के साथ कहीं ना कहीं मैं वो चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं जो मुझे लाइफ में कभी चाहिए ही नहीं थी। तो 2.5 महीने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस पढ़ाई को शुरू करना है पूरी तरह से, और सिर्फ यही करना है। सितंबर 2019 में मैंने ये तैयारी शुरू करी। पहली बार जो है बढ़िया से किताबें पढ़नी शुरू करी, देखा कि क्या सिलेबस है, मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। और पहली बार तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हम जिस एग्जाम में घुस रहे हैं उस एग्जाम में लाखों बच्चे कोचिंग्स जा रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और हर कोई वही पढ़ रहा है। हर कोई पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहा है, या फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहा है, या फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब पढ़ रहा है। कोई कुछ अलग नहीं कर पा रहा है इस एग्जाम में। तो कौन लोग हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं? उन 500-600 लोगों में ऐसा क्या है जो 10-12 लाख लोगों में नहीं है? ये जो डिफरेंस है, सबसे पहले यही फाइंड करने की, सबसे पहले यही पता करने की कोशिश कर रहा था मैं थोड़ा सा प्रिविलेज रहा हूं कि मेरे कॉलेज के सीनियर्स जो है वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। और जब कॉलेज के सीनियर से एग्जाम क्लियर किए रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि आपको पता होता है कि क्लियर किया जा सकता है। ये मोटिवेशन इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। 20,000 लोग एक कोचिंग में एक टाइम पे सेम चीजें पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शंस 500 के होने हैं, तो डिफरेंस आएगा कहां? तो मैंने सबसे पहला डिसीजन ये लिया है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। ना मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, ना मैंने जीएस पोर्शन के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं जो सेम चीजें पढ़ करके बाहर निकलता है और फिर सेम चीजें एग्जाम में लिखने की कोशिश करता है। मैंने सोचा मैं कुछ तो खुद से पढ़ूंगा, जो मेरा खुद का होगा, जो नोट्स मेरे खुद के होंगे, जो मेरी नॉलेज खुद की होगी, जो मैंने अपने रिसर्च से करी होगी। मैं कोचिंग के नोट्स ले करके डायरेक्टली वही पढ़ करके एग्जाम में नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो 20,000 लोग या फिर 1 लाख लोग या फिर 5 लाख लोग वही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप पे भरोसा रखें जब हम इस तरह का कोई स्टेप ले रहे हो, क्योंकि आप जब भीड़ को देखते हैं, जिस भीड़ में हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग से लोग आ रहे हैं, ये एक इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है, ये एक लॉ का एग्जाम, लॉयर्स का एग्जाम नहीं है, ये एक डॉक्टर्स का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम ऐसा है जहां पे हर फील्ड से लोग आ रहे हैं, बेस्ट लोग आ रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, और आपको उनसे जीतना है। तो जीतना है तो सबसे पहली चीज है कि हमको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर हमको लगता है कि हमें यह चीज नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे। लोगों ने बोला कि कोचिंग करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आंसर लिखने नहीं आता है।
मैंने कहा आंसर लिखना सीखेंगे खुद से नहीं सीख सकते क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है कि कैसे करना है। कोई दूसरा हमें आकर के ये बता रहा है ना कि कैसे करना है, तो इसका मतलब उसे मालूम है कि कैसे करना है, और अगर उसको मालूम है कैसे करना है तो वो कर क्यों नहीं पा रहा है? ये जो रियलाइजेशन है कि अच्छा, जो सामने वाला हमें आके बता रहा है कि ऐसे 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 कर लो, अगर उसे मालूम है तो वही क्लियर कर लेना। फिर वो हमें अगर बता रहा है तो खुद भी कर सकता है। तो बहुत ये छोटा सा रियलाइजेशन है जिसके लॉन्ग टर्म मीनिंग्स ये हैं कि खुद से समझो क्या करना है, खुद से समझो कैसे खुद को उस जगह तक पहुंचाना है। 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं। हमें ऑप्शनल डिसाइड करने में बहुत समय लग जाता है। कोई सीनियर, कोई कलीग हमें आके बता देता है यार ये ऑप्शनल में नंबर अच्छे आ रहे हैं, हम ले लेते हैं। मैं कॉलेज से जिस दिन निकला था ना, उस दिन डिसाइड कर लिया था कि ऑप्शनल मैं मैथ्स ही लूंगा। नंबर आते हो नहीं आते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है। लोगों ने बोला सबसे डिफिकल्ट ऑप्शनल है, मॉडर्न अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस से समझ ही नहीं आती है। क्या करेंगे? मैं आईआईटी रुड़की से हूं, मेरे से और अच्छे लोग जिन्होंने और अच्छे आईआईटी से पढ़ाई करी है, या फिर जिनकी मैथ्स मुझसे अच्छी रही है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है। और सबसे पहली चीज, मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि कोचिंग में शायद मुझे यह पता चलेगा कि कौन इंसान मुझसे कितना अच्छा है, और मैं शायद इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट होऊंगा। मैं खुद से पढ़ के देखूं तो कि ऐसा क्या है जो नहीं आ रहा है। तो जब मैंने ऑप्शनल चूज किया और खुद से पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि चीजें ज्यादा हैं पर डिफिकल्ट नहीं है। तो हमें मेहनत इस चीज पे नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हमें हर चीज को रिवाइज करना है और दिमाग में याद रखना है, ताकि हम पेपर में आंसर लिख सकें। क्योंकि ये वो मैथमेटिक्स नहीं है जहां पे हम दिमाग लगाते थे और एक लाइन में आंसर लिख देते थे। ये जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं है। यहां पे आपको पूरे सॉल्यूशंस लिखने हैं, स्टेप वाइज हर एक चीज को परफेक्ट वे में लिखना है, ताकि एग्जाम में आपको नंबर मिले। ये जो रियलाइजेशन है ये आपको आगे बढ़ाता है। हर बार आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आपको क्या करना है। हर बार आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं, आपके लिए कौन सी चीज सूट करती है, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी है। कोई दूसरा इंसान जो आपको बता रहा है वो उसकी स्ट्रेटजी है, आप और वो सेम नहीं है। ये रियलाइजेशन हमें कब होगा? ये रियलाइजेशन हमें तब होगा जब हमें पता है कि हम कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर जब मैं इतनी बातें समझा देता हूं कि खुद पे भरोसा रखना जरूरी है, तो एक ये सवाल आता है कि क्या गाइडेंस बिल्कुल जरूरी नहीं है, या फिर क्या कोचिंग की जरूरत ही नहीं है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। इन चीजों की जरूरत है ताकि आपको पता चल सके कि कितनी तरीकों से चीजें की जा सकती हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने गाइडेंस नहीं ली। मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कैसे करना है एग्जाम। लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप उस चीज को करना कैसे चाहते हैं। आपको यह पूछना है कि क्या करना है, आपको यह पूछना है कि क्या क्या चीजें करनी है, कहां से क्या पढ़ना है। लेकिन उस चीज को पढ़ना कैसे है, उस चीज में किस तरीके से आपको घुसना है, कब कौन सी चीज पढ़नी है, ये रियलाइजेशन, ये स्ट्रेटेजी, ये आपकी खुद की होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं हर इंसान बिना कोचिंग के निकाल सकता है, पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं है। लेकिन क्या वो यूपीएससी सीएससी का सपना देखना छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है हर इंसान जो इस एग्जाम में आना चाहता है वो इक्वली प्रिविलेज्ड है कि उसके पास हर एक रिसोर्स मौजूद है कि वो हर एक चीज को तुरंत एक्सेस कर सकता है? ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उस मिनिमम रिसोर्स जो हर इंसान के पास अवेलेबल है, उससे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। और मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैंने उन मिनिमम रिसोर्सेज से ही एग्जाम क्लियर किया है, जबकि मेरे पास वो रिसोर्सेज थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है और ये हुआ है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें जब भी आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई चीज आपके पास नहीं है। हर मटेरियल, हर स्टडी के लिए जरूरी जो भी किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत महंगी नहीं है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो मैक्सिमम चीजें पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। रिसोर्सेस की कमी नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि क्या कहां से पढ़ना है। GS1, GS2, GS3, GS4 के बारे में बहुत ही सिंपल सी चीज मैं डिस्कस कर देता हूं। ऑल्दो मैंने बहुत सारे चीजें बता रखी हैं कि कौन सी चीज कहां से पढ़नी है और हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकती है। और ये वीडियो पर्टिकुलरली रिसोर्सेज के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए है कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सारे सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक किताब या एक बुकलेट या फिर एक स्टडी मटेरियल उठाना है, उसको पढ़ना है, वहां से नोट्स बनाने हैं।
आपको इधर उधर भागते नहीं रहना है कि इस चीज के लिए मैं 4 जगह से ऐसी चीजें लिख दूं कि एग्जाम में कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि 3 घंटे में आप लिख भी नहीं सकते अगर सब कुछ पढ़ के गए हैं। तो वो प्रिपेयर करना है जो लिख पाए 3 घंटे में। अगर किसी टॉपिक पे आपके नोट्स 1.5-2 पन्ने से ज्यादा के हैं तो ये जान लीजिए कि आप एग्जाम में उसे नहीं लिख सकते हैं। तो बना लिखना क्यों है, उतना तैयार क्यों करना है जब हम लिख ही नहीं सकते एग्जाम में। मेरे एग्जाम की जो जर्नी रही है वो टोटल 2 साल 8 महीने की रही है। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मेरे 735 नंबर थे और उस बार जो कट ऑफ थी वो 736 नंबर थी मेंस की। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ये रैंक पाई है। मैं ये बता दूं कि मेरे पास जैसा मेरा ऑप्शनल था उसको लेकर के इतना ज्यादा समय नहीं होता था कि मैं हर एक चीज हर टॉपिक पे बहुत अच्छा लिख पाऊं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कोशिश करी है कि हर टॉपिक कवर कर लूं, इतना कवर कर लूं कि एग्जाम में एक 150 या 250 वर्ड का आंसर लिख लूं। उससे ज्यादा मेहनत करने की मेरे पास क्षमता भी नहीं थी और मेरे पास समय भी नहीं था, और शायद जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हूं इसका मतलब यह है कि शायद उतने में एग्जाम ये निकल सकता है। इसके बाद बात ये आती है कि जैसे एसए का पेपर है, एसए के पेपर में तो पता ही नहीं है क्या प्रिपेयर करना है। मैं सही बताऊं, मेरे भी दूसरे अटेम्प्ट में एसए में नंबर नहीं आए, पहले अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए थे। मुझे नहीं मालूम है शायद एसए के पेपर में कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो फुलफिल की जा सकती थी, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि उस पेपर के लिए भी एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत है और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ आता था और मैंने एसए के पेपर के लिए बहुत अच्छी चीजें करी थी, ऐसे करी थी वैसे करी थी। मैं नहीं कर पाया, उसका रिजल्ट है कि मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन हर एक चीज के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अब ये भी बात आती है कि मैंने एसए में टाइम दिया क्यों नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था और इतनी टाइम नहीं होता था मेरे पास कि मैं डिवोट कर पाऊं। हर बार मुझे प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 70 दिन मिले हैं। पहले 100 दिन मिलते थे, लेकिन मेरा दोनों अटेम्प्ट जो है कोविड की वजह से लेट हुआ। दोनों बार मैंने प्रीलिम्स अक्टूबर में दिया है, मेंस जनवरी में दिया है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कहीं ना कहीं कि मैं इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर पाऊं। लेकिन मेरे ऑप्शनल में मुझे भरोसा था कि यही वो चीज है जो मुझे इस एग्जाम में टॉप 100 रैंक में लेके जा सकती है या फिर मुझे आईएएस ऑफिसर बनवा सकती है। मैंने उस चीज पे फोकस किया है और कहीं ना कहीं उस चीज का रिवॉर्ड भी मुझे मिला है। मुझे मैथ्स में 306 नंबर मिले हैं। मेरा यही टारगेट था कि मुझे 300 के ऊपर नंबर मैथ्स में मिले, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे 300 नंबर मिलेंगे तभी मैं आईएएस बन सकता हूं। तो मैंने अगर किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया है, कहीं ना कहीं इससे मैं वो टाइम नहीं दे पाया हूं, तो मैंने उस चीज का रिवॉर्ड मैथ से रीप किया है। मैथ से मैंने वो मार्क्स निकालने की कोशिश की है। ऐसा हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए मैथ्स ना हो सकता है वो सब्जेक्ट आपके लिए पीएसआईआर हो सकता है आपके लिए वो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो सकता है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट कोई भी और हो। मेरे लिए वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आप ले रहे हैं, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा डोमेन है जहां पे आप एक्सेल कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। और हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आगे एडवांटेजियस पोजीशन पे होता है। वो आपको रियलाइज करना है कि कौन सी जगह है वो। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है जीएस की या फिर मैथमेटिक्स की, ये आपको देखनी है कि किस जगह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक एवरेज इंसान हैं उन लाखों में, आपको एवरेज से जस्ट ऊपर उठना है। किस जगह से उठ सकते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऊपर उठा सकता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूं आपके लिए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो जब हम ये सारे जीएस और ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं और हमें लगता है कि चलिए अब हमने एग्जाम क्लियर कर लिया है, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि वो 1 मिनट रिजल्ट की पीडीएफ आती है और आपका नाम आ जाता है। तो हमने उसके पहले की चीजें डिस्कस कर ली कि हम फ्रस्ट्रेट होते थे, हर बार 15 दिन के बाद रोने लगते थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या 1 मिनट के अंदर अपने आप को बदल चुके हैं, या फिर 1 मिनट के अंदर हमारे अंदर वो सारी चीजें आ चुकी हैं क्या जो इस एग्जाम के बाद रिक्वायर्ड हैं। तो उस चीज पे भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग बात करते हैं कि लाइफ आफ्टर यूपीएससी क्या है। जिंदगी क्या 1 मिनट के अंदर बदल जाती है? क्या आपके अंदर उसके बाद जो है 3-4 महीने, जो भी 6 महीने, उसके अंदर आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो? क्या आपके अंदर वो सारी वैल्यूज आ जाती हैं जो हमें चाहिए? तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि लाइफ आफ्टर यूपीएससी में पहली चीज कि क्या यही आखिरी गोल था हमारा, क्या हमारा ये एग्जाम क्लियर करना ही गोल था, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने हर बार जब भी मुझसे पूछा गया है कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया, तो मैंने सबसे पहली चीज ये बोली है कि ये एग्जाम क्लियर करना मेरा गोल नहीं था। ये एग्जाम क्लियर करना एक स्टेज था जो मैंने क्रॉस कर लिया है। मेरा एंड गोल था कि मुझे उस जमीनी हकीकत को, उस जमीनी लेवल की जो चेंजेस हैं, उस जमीनी लेवल पे जो मुझे बदलाव लाने हैं, वो मेरा गोल है। ये मेरा स्टेज था जिसको मैंने पार कर लिया है, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर करके ही मैं उस लायक बन सकता था।
जिस दोस्त की कहानी मैंने पहले बताई थी, जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से आज एक ऐसी जगह पे है जिस जगह पे शायद मैं होना कभी पसंद नहीं करता, या फिर मुझे उसे देख करके लगता है कि यार ये इस जगह पे क्यों है, क्योंकि ये तो मेरा ही दोस्त था। मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कि मैं शायद आज इस जगह पे खड़े होकर के ये चीजें बोल पा रहा हूं। वो इंसान शायद इतनी क्षमता नहीं रखता है कि कहीं ना कहीं वो इस जगह पे खड़े हो पाए, या फिर कहीं ना कहीं उसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं कि वो इस जगह पे आ पाए। तो मेरी लाइफ का एम क्या है, मैं इस एग्जाम को क्लियर क्यों किया, तो इस बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट गोल रहा है इस देश का एजुकेशन सिस्टम। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इस देश के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, जबकि मैं खुद उस एजुकेशन सिस्टम को ही एक्सेल करते हुए इस जगह तक पहुंचा हूं। हर मुकाम पे मैंने एक्सेल किया, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे आ जा रहे हैं। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी सरकार ने निकाली थी 1.5-2 साल पहले, तो इसमें प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने की बात की गई कि प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कैसे बिल्ड किया जाए कि वो आगे जाकर के एक सर्टेन लेवल पे रहें, जिसके बाद हर बच्चे को उस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाया जा सके, हर बच्चे को वो सुविधाएं या फिर वो मौके दिए जा सके कि वो अपने आप को कुछ बना सके, अपने आप को किसी लेवल पे लेके जा सके। तो जब हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहली डिफरेंस यही आती है कि एजुकेशन सिस्टम हमें दो अलग अलग रास्तों पे क्यों भेज रहा है, मुझे या मेरे दोस्त को। तो सबसे पहला बदलाव जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे, अगर मैं एसडीएम बन के किसी भी छोटी सी जगह पे जाता हूं, तो ये करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले एक स्कूल को इस तरीके से देखने की कोशिश करूंगा कि उस स्कूल के हर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो मुझसे चाहता क्या है, मैं उसे जो चीज दे रहा हूं उसे चाहिए भी या नहीं चाहिए, उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो समझे कि उसे ये चीज लेनी है लाइफ में, उसे ये चीज पढ़नी है। तो अभी क्या है कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूं तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो पॉलिसीज, अच्छी अच्छी पॉलिसीज सरकार बना रही है, क्या वो जमीनी लेवल पे पहुंच पा रही हैं, क्या वो उस लेवल पे इंप्लीमेंट हो पा रही हैं जिस लेवल पे उसे इंप्लीमेंट होना, और कितनी तेजी से इंप्लीमेंट हो रही हैं, कहां गैप आ रहा है एग्जीक्यूशन का। हमने ये पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन की बनाई 2020 में रिलीज की, उसको हमको 2035 तक अचीव करना है, 15 सालों में। हम उन 15 सालों में क्या वो अचीव कर पाएंगे, और अगर हम अचीव कर पाएंगे तो हमें किस स्पीड से काम करना होगा, ये एज अ ब्यूरोक्रेट हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं पहली बार आज से 1 साल बाद किसी भी 1 साल 1.5 साल बाद किसी भी जगह पे एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होऊंगा, तो मेरा सबसे पहला काम होगा ये देखना कि इस पॉलिसी की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि उस लेवल पे चेंज आ पाए जिस लेवल पे मैं देखना चाहता हूं। तो उस एक स्कूल को जब मुझे देखना है कि किस तरीके से कितनी स्पीड से बदलाव लाया जा सकता है, तभी तो मुझे पता चलेगा किस लेवल पे मुझे काम करना है। मेरा सवाल भी यही है और मेरा जवाब भी यही है कि मुझे एग्जीक्यूशन तेज करना है। सवाल यह था कि एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा है। ये मेरा प्राइम मोटो है इस एग्जाम को क्लियर करने का। दूसरी बात अपॉर्चुनिटीज की जो मैंने पहले की है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज में गैप है। जब मैं बात करता हूं कि मैं ब्यूरोक्रेट क्यों बना, तो हम बताते हैं कि हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, हम लोगों को सरकार की हर स्कीम की जानकारी देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं हर सुविधाएं। क्या सारे लोगों तक सुविधाएं बराबर पहुंच रही हैं? हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ई गवर्नेंस शुरू किया है कि हम जो है ऑनलाइन लोगों से पूछेंगे कैसी समस्याएं आ रही हैं। इस देश में कितने ऐसे गांव हैं जिस गांव में सारे लोगों को पता है कि कैसे हमको ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं? हमें नहीं पता है। कहीं ना कहीं किसी गांव में बिजली नहीं आती है 10 दिनों तक, लोग परेशान रहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस जगह पर रिपोर्ट करना है, क्योंकि हम ये सुविधा उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं पता है कि किस जगह पे कंप्लेन करनी है। मैं खुद एक रूरल एरिया से आता हूं और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो इंस्पिरेशन रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने का, इस स्टेज को पार करने का या ऑफिसर बनने का, वो खुद यही रहा है कि उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचे जो ये मांग नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा प्राइम मोटो रहा है कि मुझे जब भी कोई पोस्टिंग मिलेगी, और जो कि हमें जैसा ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है कि कहीं ना कहीं रूरल एरियाज के लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना इस देश का सबसे जरूरी काम है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वही लोग हैं जिनसे ये देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो पीछे हैं। बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं लेकिन वो पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ब्यूरोक्रेट्स की है। हम सिविल सर्वेंट्स क्यों बने हैं? ताकि हम हर इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा सकें जिस मुकाम तक पहुंचाना या जिस मुकाम तक पहुंचना उनका हक है।
जो संविधान देता है इस देश का। तो जब मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं कि ये रूरल अर्बन गैप क्या है, तो मैं ये चीजें आपको एज एन ऑफिसर नहीं बता रहा हूं, मैं ये चीजें आपको एज एन एस्पिरेंट, जो मैं 1 साल पहले रह चुका हूं, उस अनुभव से बता रहा हूं कि मैं इस तरीके से सोच रहा था कि मुझे ये समस्या सॉल्व कैसे करनी है। मेरा इंस्पिरेशन अगर ये है, और मैं अगर किताबें पढ़ रहा हूं या मैं अगर इतनी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं दुनिया भर के स्टडी मटेरियल से, तो मैं सॉल्व क्या करना चाहता हूं, मैं यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। और अगर आपका अप्रोच एज एन एस्पिरेंट ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप सरकार में आके समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि समस्याएं पढ़ करके सरकार में आएंगे और आपके पास कोई दिव्य ज्ञान सरकार दे देगी जिसकी वजह से आप समस्याएं सॉल्व कर देंगे। सरकार ऐसे लोग चाहती है जो समस्याएं सॉल्व करना जानते हो, जो समस्याओं का निवारण ढूंढ रहे हो पहले से, खुद से। वो उन्हीं लोगों को इस सिस्टम में लेके आना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं है। वो हमसे ये उम्मीद करती है कि हम जब सिविल सर्वेंट बन के आएंगे तो हम इस समस्या का निवारण किसी इनोवेटिव तरीके से, किसी ऐसे तरीके से करके देंगे जिससे जनता का और सबसे तबके का जो आखिरी आदमी है उसका भला होगा। क्योंकि इस देश का जो मोटिवेशन है, जो गांधी जी हमसे हमेशा हमें इंस्पिरेशन करके गए हैं, दे के गए हैं, कि जब भी किसी भी समस्या में आप फंसे हो, जब भी आपको लगता है कि कौन सा पाथ लेना है, कौन सी चीज चूज करनी है, तो उस आखिरी इंसान के बारे में सोचो, क्या उसका भला हो रहा है इस चीज से या नहीं हो रहा है। तो हमें जब भी किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो उस आखिरी आदमी के बारे में सोचना है कि उस आखिरी आदमी का क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये हमें लाइफ में उस मुकाम पे लेकर के जाएगी जहां पे आप एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद की जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जिएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपने आप से, आप संतुष्ट रहेंगे कि आपने उस इंसान की जिंदगी चेंज करने की कोशिश की है। एक पॉइंट ये आता है कि जैसे मैं आपसे एज एन ऑफिसर, मैंने जैसा कि शुरू में बताया वीडियो के कि आप मेरे अंदर एक आईएएस ऑफिसर ढूंढ रहे हैं और वो ज्ञान ढूंढ रहे हैं शायद जिससे मैं एग्जाम क्लियर करने का कोई रामबाण तरीका बता दूं जो मेरे पास है नहीं। आप मुझसे इतनी उम्मीदें रखते हैं कि मैं किसी तरीके से अपने कपड़े पहनूंगा या किसी तरीके से आपसे बात करूंगा या फिर एक अलग ही लहजा होगा। आप मुझसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान की तरह बात करना शायद छोड़ दें, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। वही 1 मिनट वाले डिफरेंस की वजह से, वो जो 1 मिनट का डिफरेंस आया है मेरी लाइफ में पीडीएफ के रूप में, उसके बाद से आपको लगता है कि मैं एक दूसरा इंसान हूं, बदला हुआ इंसान हूं। तो अचानक से ये जो 1 मिनट का डिफरेंस आता है, तो जो लोग पहले आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि यार क्या ही कर रहा है ये, पता नहीं 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दे चुका है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, या फिर लोग आपको बहुत सारे ताने सुनाने लगते हैं कि क्या ही कर लिया तुमने आईआईटी से पढ़ के, तुमसे तो यही नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी जिंदगी में जब वो 1 मिनट का डिफरेंस आता है तो अचानक से हमें प्रेस्टीज मिलने लगती है, हमें रिस्पेक्ट मिलने लगती है और लोग हमसे एक अलग तरीके का कंडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अलग तरीके से रहेगा, एक अलग तरीके से बात करेगा, एक अलग तरीके से जीने लगेगा, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इंसान 1 मिनट में बदल नहीं सकता है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। मैं अभी कुछ समय पहले आईआईटी रुड़की गया। वहां पे हमारे कॉलेज की 175वीं सालगिरह पे मुझे बुलाया गया था, क्योंकि अब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूं और कहीं ना कहीं उस कॉलेज का जो क्राउड है, जो लोग हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, वो मुझसे कुछ सीखना चाहते थे। मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मैं एक प्लेटफॉर्म से उन्हीं बच्चों को संबोधित कर रहा था जिन बच्चों के बीच का हिस्सा मैं रहा हूं, जिन बच्चों के बीच से मैं बाहर आया हूं। तो वो तो मेरे लिए जूनियर्स थे और मैं कहीं ना कहीं ऐसे ड्रेसअप में गया था जैसे मैं कॉलेज में रहता था, एक नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन करके, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा कॉलेज आज भी है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे बोली और सबके सामने एड्रेस करते हुए ये बोली कि अर्पित, अभी भी आप वही स्टूडेंट लग रहे हो जैसा कि सामने वाले बच्चे हैं। और मेरे पास इसका बस एक जवाब था कि सर, बहुत ज्यादा दिन कॉलेज से निकले हुए नहीं है, इन्हीं के तरह हूं, इन्हीं के सामने बैठता था, इन्हीं के तरह की वल्नरेबिलिटीज थी, इन्हीं के तरह के डाउट्स थे। इस साइड आने से डिफरेंस पोस्ट में आया है या डिफरेंस करियर वाइज आया है, डिफरेंस जॉब में आया है, पर्सनैलिटी में वो डिफरेंस शायद सालों लग जाएंगे लाने में। इस इंसिडेंट से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लोग मुझे एक तरीके से देखना चाहते हैं। लोगों का जो देखने का चश्मा है मुझे वो एक तरीके का हो गया जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे 3 लेटर्स लग गए हैं, IAS। आज मैं जिस ड्रेसअप में हूं, कहीं ना कहीं आप उससे बेहतर ड्रेसअप मुझसे उम्मीद करते हैं, अगेन क्योंकि आप उस चश्मे से मुझे देख रहे हैं।
लेकिन जब भी मैं आपसे बात करने आना चाहता हूं या जब भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से बात करूं कि आपको लगे कि मैं आपके बीच का हूं। मैं आपसे उस तरीके से बात करूं जिससे आपको लगे कि ये इंसान वही चीजें फेस करके, वही डिफिकल्टीज, वही वल्नरेबिलिटीज, वही परेशानियां, वही फ्रस्ट्रेशन झेल करके आया है जो आप झेल रहे हैं अभी। तभी तो आप शायद ये देख पाएंगे कि हां, अगर ये इंसान वहां पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं जिसको मैं सही कर लूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मैं क्या इन चीजों को झेल करके आगे बढ़ सकता हूं। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारा जो रियलाइजेशन है, जो मैं मैसेजिंग दे रहा हूं, जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, वो शायद आप तक पहुंच रहा है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और मैं शायद इस चीज में सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को फेस करते हुए, आप अपनी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए आगे बढ़ें। जब भी हम इस एग्जाम के प्रोसेस में लगे हुए होते हैं तो कुछ चीजें हमें मोटिवेट करते रहती हैं। कुछ चीजें मुझे बहुत मोटिवेट कर रही थी और मुझे बहुत ही छोटी छोटी चीजों से मोटिवेशन आ रहा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है, वो है ये इंग्लिश का कोट कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ये लाइन मैंने याद कर ली थी क्योंकि मुझे ये पता था कि हार्ड वर्क से ऊपर शायद कुछ नहीं है। आपके पास टैलेंट हो सकता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक दूसरे इंसान के पास नहीं है, पर हार्ड वर्क सबको करना पड़ता है एक लेवल तक। और अगर आपको लगता है कि बिना हार्ड वर्क किए कोई चीज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क बेयर मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो हर दिन सुबह उठ करके मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करती रही है हर दिन, वो एक बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का थॉट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। मैं बहुत ही ज्यादा आलसी कहीं ना कहीं रहा हूं कि ठीक है, कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की आदतें हैं ये, जो बाहर निकलने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। लेकिन इस आदत में एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ये है कि जो आपका लक्ष्य है उसके लिए उसको टालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये टालने वाली जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। और ये जो रियलाइजेशन है, ये हमारी जिंदगी में हमें आगे भी लेके जा सकता है, और अगर हमने ये रियलाइज नहीं किया तो हमें उस जगह पे रोक देगा जहां पे हम हैं। आखिरी में जब हम ये सारी डिस्कशन कर लेते हैं तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी हार्ड वर्क करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी हर मुकाम पे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है ये सोच के साथ कि हम उस जगह जरूर पहुंचेंगे। और हर आदमी की जिंदगी में ये रुकावटें आती हैं, आगे बढ़ते रहेंगे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंजॉय लाइफ, कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।